मेरा नाम प्रियंका है। बचपन से लेकर अब तक मैंने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी थी जहाँ पर बेटियों की कोई अहमियत नहीं थी। मेरे पापा कुछ ऐसे ही थे। हम 3 बहनें थीं और हम लड़का नहीं थी, इसलिए हमें अपने घर में भी मान मर्यादा सम्मान और प्यार नहीं मिला था। मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों ही मेरे भाई से बहुत प्यार करते थे। हम तीनों बहनों को तो कलमुही समझा जाता था क्योंकि हम तीनों लड़कियां थीं। सबसे बड़ी मेरी एक बहन थी, उसके बाद मेरे भैया थे और फिर उसके बाद हम दोनों बहनें थीं। 3 बहनों का एक ही भाई, जिनको हमारे माता पिता इतना प्यार करते थे कि उन्होंने भाई के होते हुए हम बहनों के साथ भेदभाव किया था। घर में कोई भी खाने पीने की चीज़ आती थी वो सिर्फ और सिर्फ भैया को ही दी जाती थी। हमें तो घर का रूखा सूखा खाना दिया जाता था, जबकि हमसे घर के सारे काम भी करवाए जाते थे। हम तीनों बहनों को ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। मेरी दूसरी नंबर वाली बहन खाना बहुत अच्छा बनाती थी, इसलिए पढ़ाई करने के साथ साथ वो ज़्यादातर घर के काम संभालती थी। घर के काम तो मैं भी किया करती थी और मेरी बड़ी दीदी भी करती थी। मम्मी को तो हमेशा भाई के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, जबकि पापा अपने काम पर ध्यान दिया करते थे। मम्मी तो भाई के इतने सदके वारी जाती थी कि हम तीनों बहनें एक दूसरे को देखकर उदास हुआ करते थे। हम उनके प्यार के लिए तरसते थे जो सिर्फ हमारे भैया को मिलता था। भैया भी हम तीनों बहनों से प्यार नहीं करते थे। मम्मी पापा के लाड प्यार ने उन्हें इतना बिगाड़ दिया था कि बचपन से लेकर जवान होने तक उन्होंने मम्मी पापा का कोई कहना नहीं माना था। मम्मी पापा को लगता था कि भैया एक दिन अपने पैरों पर खड़े होकर घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लेंगे, जबकि उनकी बेटियां ऐसा नहीं कर सकती। हम तीनों बहनें अपनी जिद पर पढ़ाई कर रहे थे। मेरी बड़ी दीदी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी और उसी की फीस से वो हम दोनों बहनों को भी पढ़ा रही थी। हमारे पापा इस बात पर राजी नहीं थे कि हम तीनों बहनें पढ़ाई कर सकें। उनका कहना था कि तुम लोग घर के कामों पर ध्यान दो, सही रिश्ते आने पर तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। हम नहीं चाहते कि जब तुम अपने ससुराल जाओ तो वो लोग तुमसे कहें कि अपने घर से कुछ सीख कर नहीं आई हो, तो इसमें हमारी ही बेइज्जती होगी। इसलिए हम तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ हैं। मेरी दीदी ने तो मम्मी पापा की ढेर सारी बातें सुनी थी और वो अपनी जिद पर अड़ गई थी। उनका कहना था कि मैं खुद भी पढ़ूंगी और अपनी बहनों को भी पढ़ाऊंगी, जबकि पापा ने बचपन से ही भैया का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवाया था और जब वो जवान हो गए तो शहर के बेस्ट कॉलेज में उनका एडमिशन करवाया था। मेरे पापा विद्युत कर्मचारी थे। उनकी जो सैलरी आती थी उससे वो घर का गुजारा अच्छे से कर लिया करते थे। पापा चाहते तो हमें भी अपनी सैलरी से पढ़ा लिखा सकते थे, मगर पापा की जिद थी कि वो बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते। उनको ऐसा लगता था कि बेटियां अपने पैरों पर खड़े होकर बाप के कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ नहीं दे सकती। ऐसा तो सिर्फ एक बेटा ही कर सकता है। बेटियां तो विदा होकर एक दिन अपनी ससुराल चली जाएंगी। बेटियों को शिक्षा दिलवाना बेकार है। पापा को कामयाब होकर तो भैया भी नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि भैया पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। भैया को सिर्फ हमेशा अपनी जिंदगी मजे से गुजारने का शौक था। बचपन में भी वो पढ़ाई पर ध्यान न देकर अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहते थे और उनके मार्क्स कम आते थे। कई बार तो वो फेल भी हो चुके थे, इसीलिए उनकी पढ़ाई में टाइम लग रहा था। भैया का एडमिशन कॉलेज में भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था। दीदी पापा से कहा करती थी कि भाई को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उस पर पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो पापा कहते थे कि पढ़ाई में इंटरेस्ट हो या ना हो, मगर वो कामयाब बनकर रहेगा। एक दिन घर का बोझ उसे ही तो उठाना है। इस दौरान दीदी के लिए एक रिश्ता आया था। दीदी इंटर कंप्लीट की हुई थी, मगर वो आगे पढ़ना चाहती थी। पापा ने उन्हें पढ़ने नहीं दिया, तो उन्होंने इंटर कंप्लीट करने के बाद घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, जिससे वो हमारी भी शिक्षा पूरी करवा रही थी। पापा ने उन्हें ट्यूशन पढ़ाने से भी कई बार रोकने की कोशिश की थी, मगर दीदी इस मामले में किसी की भी नहीं सुनती थी। ये उनका शौक था और वो अपना शौक पूरा कर रही थी। अब पापा चाहते थे कि दीदी की शादी कर दें और दीदी के रिश्ते भी आना शुरू हो गए थे। भैया की भी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, क्योंकि भैया दीदी से सिर्फ 2 साल छोटे थे। भैया के साथ के लड़के कोई ना कोई नौकरी कर रहे थे, लेकिन भैया तो अभी तक ना तो कोई नौकरी करते थे और ना ही उनकी पढ़ाई आगे बढ़ पा रही थी। उनका कॉलेज में भी अभी पहला ही साल था। मम्मी हमेशा भैया की सेवा में लगी रहती थी और हम तीनों बहनों को भी यही कहती थी कि जैसे ही भाई घर आए उसे खाना दे देना, भाई के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाना। भैया अपने दोस्तों के साथ घूमने भी जाया करते थे, मगर हम तीनों बहनों को तो घर से निकलने की भी परमिशन नहीं थी। दीदी का रिश्ता पक्का हो चुका था।
दीदी शादी नहीं करना चाहती थी, मगर ये तो दुनिया की रीत है, हर बेटी को एक न एक दिन अपनी ससुराल जाना है। और फिर इसी तरह दीदी को भी इस घर से विदा कर दिया गया था। लेकिन मेरी दीदी की किस्मत बहुत अच्छी थी। उनकी शादी एक अच्छे ससुराल में हुई थी। उनका पति उन्हें बहुत प्यार करता था। मैं खुश थी कि मेरी दीदी को शादी से पहले भले ही अपने परिवार का प्यार ना मिला हो, मगर शादी के बाद उनका पति उन्हें बहुत प्यार करता है। मैं और मेरी बहन इस बात से बहुत खुश थे। अब हम दोनों बहनें ही बचे थे। हम दोनों बहनें पहले तो दीदी के पैसों से अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे थे। उसके बाद मुझसे बड़ी बहन ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, जिनको दीदी पढ़ाया करती थी। अब हम दोनों ही तो एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। हमारी मम्मी से तो इतना भी नहीं होता था। वो कभी कभी अपनी बेटियों के हालचाल ले लिया करे। उन्हें तो हमेशा अपने बेटे की ही फिक्र रहती थी। हमारे माँ बाप ने हमसे कभी खुलकर हंसकर बात भी नहीं की थी। मेरे पापा बहुत पुराने ख्यालात के थे। उनका मानना था कि जिस घर में बेटियां हों उस घर में कभी भी खुशियां नहीं आती, इसलिए उनकी खुशियां उनका बेटा ही लेकर आएगा। हम बहनें अपने आप को बहुत बदनसीब समझती थीं, जिन्हें माँ बाप का प्यार नसीब नहीं था। हम तो अपने पेरेंट्स से बात करने की बहुत कोशिश करते थे। मम्मी पापा की खातिर भैया का भी बहुत ख्याल रखते थे। हम भैया का ख्याल रखें तो शायद हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करने लगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वक्त इसी तरह से गुजरता गया। हम दोनों बहनें अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए थे। हमारे पास ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा थी, क्योंकि हम तीनों बहनें बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ भी सिखाते थे, इसलिए हमारे पास ज़्यादा बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। घर बैठे बच्चों को पढ़ाने से और अपना खर्चा खुद करने से अब हमारे पेरेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं थी। उन्हें यकीन हो गया था कि अपनी बड़ी बहन की तरह हम दोनों बहनों को भी बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक है। उन्हें घर का काम तैयार चाहिए होता था, तो हम दोनों बहनें मिलकर घर के सारे काम भी कर लिया करते थे और अपनी पढ़ाई भी करते थे और बच्चों को भी पढ़ाया करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे भैया का कॉलेज भी कंप्लीट हो गया था। अब पापा को बहुत खुशी हुई थी। वो चाहते थे कि भैया को कोई अच्छी सी जॉब लग जाए। हम लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि भैया ने अपनी पढ़ाई बड़ी मुश्किल से पूरी की है। पापा भैया को उनके खर्चे के लिए ढेर सारे पैसे दिया करते थे। कई बार भैया ने कॉलेज के टीचर्स को उनके मार्क्स बढ़ाने के लिए रिश्वत भी दी थी। ये बात मुझे तब पता चली थी जब एक दिन मैंने भैया को उनके ही दोस्त से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था। मम्मी पापा इस बात से खुश हो रहे थे कि उनका बेटा अपनी मेहनत से पास हुआ है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। भैया को शुरू से ही मेहनत करने का कोई शौक नहीं था। वो चाहते थे कि उन्हें जिस तरह माँ बाप ने लाड प्यार से पाला है, उनको अच्छी ज़िंदगी दी है, वो सारी ज़िंदगी इसी तरह से गुजार दें। मगर ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। इंसान को कुछ पाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत होती है, मगर मेरे भैया मेहनत करना तो जानते ही नहीं थे। फिलहाल वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। मेरे भैया की कहीं पर भी जॉब नहीं लग रही थी। पापा कहते थे कि तुम जॉब के लिए ट्राई तो करो, मगर भैया कहते थे कि मेरी कहीं जॉब नहीं लग रही है। एक दो जगह पापा ने भी भैया की जॉब के लिए बात करवाई थी, मगर भैया वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं थे। भैया कहते थे कि मुझसे इतनी मेहनत का काम नहीं होगा। उनकी ये बात सुनकर मम्मी पापा का चेहरा उतर जाता था, मगर उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो भैया से कुछ कह सके। आखिर अपने बच्चों को बिगाड़ने में पेरेंट्स का ही तो पूरा पूरा हाथ होता है। हमारी बड़ी दीदी कभी कभी हमारे घर पर आती थी, तो वो हम सब लोगों के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आती थी। मम्मी पापा खुशी खुशी गिफ्ट्स रख लिया करते थे और कहते थे कि तुम्हारी सही समय पर शादी करवाकर हमने बहुत अच्छा फैसला किया, मगर तुम तो शादी न करके जॉब करना चाहती थी। अब देखो तुम अपनी ससुराल में सुखी रह रही हो। अगर अभी तक जॉब कर रही होती तो अपनी ससुराल में ऐसे ऐश न कर रही होती। मेरी दीदी सिर्फ मम्मी की बातों को खामोशी से सुनती रहती थी। ज़रूरी नहीं कि हर लड़की को अच्छा ही ससुराल मिले। कुछ लड़कियां अपनी ससुराल में दुखी भी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की होती है। उन लड़कियों की शादियां भी उनके पेरेंट्स ही करवाते हैं। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था। पापा ने बहुत कोशिश की थी कि भैया की जॉब लग जाए, मगर भैया ने साफ इनकार कर दिया था कि मैं कहीं पर भी जॉब नहीं करूंगा। पापा भैया की जिद पर अफसोस करने लगे थे। फिर एक दिन भैया ने पापा के इस अफसोस को ख़त्म कर दिया था, जब भैया ने पापा से कहा कि मैं अपना अलग बिजनेस करना चाहता हूँ। मम्मी कहने लगी कि ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारा बेटा अपना बिजनेस करना चाहता है तो इसमें उसका ही फ़ायदा होगा।
नौकरी में तो मामूली से पैसे मिलते हैं। पापा मम्मी की बात पर कहने लगे, मगर अपने बिजनेस के लिए पैसों की भी ज़रूरत होती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बेटे का बिजनेस करवा सकूं। बेटियों की शादी के लिए मैंने कुछ सेविंग्स करके रखी हुई हैं ताकि उनकी शादी पर काम आ सके। कुछ पैसे तो बड़ी बेटी की शादी पर निकल गए, अब इन दोनों बेटियों के लिए रखे हुए हैं और मैंने सोचा था कि कुछ पैसों का इंतजाम इनकी शादी तक हो जाएगा अगर हमारा साथ हमारा बेटा दे दे तो। मैंने तो सोचा था कि राज अगर नौकरी पर जाने लगेगा तो उसकी सैलरी आएगी, उसकी सैलरी से मैं घर का खर्च कर लिया करूंगा और मेरी सैलरी से बचत कर लिया करूंगा। मम्मी कहने लगी कि हमारा जो कुछ भी है वो हमारे बेटे का ही तो है। वैसे भी अभी दोनों बेटियों की शादी होने में वक्त है। बेटे का अपना बिजनेस होगा तो ये अच्छा कमाएगा, तो बेटियों की शादी के लिए भी पैसे जमा हो जाएंगे। आपके पास जो पैसे जमा है आप इसको कारोबार करने के लिए दे दो। मम्मी ने भैया के कारोबार के लिए पापा से बढ़ावा दिया था। पापा के दिमाग में भी यह बात आ गई थी और उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स भैया को दे दी थी। भैया ने उन पैसों से लेडीज गारमेंट्स की शॉप खोली थी, जिसमें भैया ने लेडीज के कपड़े रखे थे और मार्केट में दुकान भी ली थी। भैया की दुकान खुलने से हम सब लोग बहुत खुश हुए थे। आखिर हम भी तो अपने भाई को कामयाब ही देखना चाहते थे, मगर हम में से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि भैया इस काम में भी कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जो इंसान मेहनत करना नहीं जानता वो कभी कामयाब नहीं होता। पापा की सारी सेविंग्स भैया पर खर्च हो चुकी थी। पापा को भैया से बहुत सारी उम्मीदें थीं, लेकिन भैया ने पापा की उम्मीद पर पानी फेर दिया था। जैसे ही भैया अपनी शॉप पर जाते, वहां जाने के बाद वो बोर हो जाते थे। एक दो कस्टमर हैंडल करते ही वो बहुत थक जाते थे, इसलिए अपनी दुकान को बंद करके वो फौरन ही घर में आकर लेट जाते थे। कहते थे कि मुझे बहुत थकान हो रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, तो मम्मी उनकी टांगे दबाया करती थी और उन्हें खाना खिलाया करती थी। एक दो कस्टमर हैंडल करना, उस पर भी अपनी दुकान बंद करके घर पर आकर अपनी माँ से सेवा करवाना। इतने पर भी मम्मी कहा करती थी कि मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है। हम लोगों को तो इस बात से ही अंदाजा हो गया था कि भैया से ये काम कभी नहीं होगा। और फिर धीरे धीरे इसी तरह भैया ने अपनी उस दुकान को घाटे में उतारना शुरू कर दिया था। पापा ने जब देखा कि भैया से दुकान भी ठीक से नहीं चल रही, वो बहुत थक जाते हैं, तो पापा ने भैया को एडवाइस दी कि तुम दुकान पर लड़कों को रख लो जो तुम्हारी जगह कस्टमर हैंडल किया करें, बस तुम वहां बैठकर उन लोगों पर निगरानी किया करो। लेकिन भैया से इतना भी नहीं हुआ था। उन्होंने पूरी दुकान की जिम्मेदारी उन लड़कों पर छोड़ दी थी। वो लड़के इस बात का फायदा उठाते थे कि पूरी दुकान उनके कब्जे में आ गई थी। वो लोग जितनी कमाई करते थे उसके आधे पैसे ही भैया को दिखाया करते थे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ था कि वो लोग भैया की दुकान की सफाई करके भाग गए थे। उन्होंने दुकान में रखे हुए नए नए कपड़े और भैया के लॉकर से सारे पैसे भी चुरा लिए थे और दुकान बंद करके वो भाग गए थे। भैया ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो दोनों लड़के हाथ नहीं आ सके। ये सब कुछ भैया की लापरवाही की वजह से हुआ था। पापा का बहुत नुकसान हो गया था। दुकान का किराया और दुकान में माल भरना, इस सब से पापा ने जो भैया को पैसे दिए थे वो सारे ही पैसे वेस्ट हो गए थे। इस बात का सदमा पापा के दिल को लग गया था और पापा उसी दिन से बीमार रहने लगे थे। उसके बाद पापा ने अपने काम पर भी जाना छोड़ दिया था और अब वो घर में ही रहने लगे थे। पापा को न जाने क्या हुआ था कि वो भैया की ऐसी हरकतों से बहुत तंग आ गए थे। उनको लगता था कि उनके बेटे ने उन्हें डुबो दिया। पापा भैया से हर बार यही कहते थे कि तुमसे अपना कारोबार नहीं होगा, तुम नौकरी कर लो, मगर भैया ने पापा की एक न सुनी। वो सारा सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहते थे और उसके बाद घर में आकर घर में आराम फरमाते थे। उनके पास पैसे खत्म हो जाते तो वो मम्मी पापा से मांग लिया करते थे। अब तो पापा भैया को पैसे देते हुए कतराने लगे थे। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि उनका बेटा कुछ नहीं कर सकता। जब पापा हम दोनों बहनों को मेहनत से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए देखते थे तो उनके दिल में ये एहसास होता था कि सारी जिंदगी उन्होंने अपने जिस बेटे को अहमियत दी वो बहुत गलत दी है। उन्हें बेटे को अहमियत ना देकर अपनी बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए था, ताकि उनकी बेटियां आज उनका सहारा बनती। मेरे पापा को तो ये बात समझ आ गई थी, मगर मम्मी को अभी तक समझ नहीं आई थी। मम्मी भैया की पूरी साइड लेती थी। पापा अगर मम्मी के सामने हमारी तारीफ करते थे तो मम्मी पापा को ये कहकर चुप करवा देती थी कि बेटा बेटा ही होता है और बेटियां बेटियां ही होती हैं। बेटे को कभी बेटियों से कंपेयर मत करना। हमारा बेटा एक न एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा। अब घर में दिन ब दिन परेशानियां आने लगी थी। इसी दौरान मेरी बड़ी बहन का रिश्ता भी आ गया था।
मेरी बहन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए लड़के वालों का कहना था कि हमें सिर्फ लड़की चाहिए, हमें दान दहेज की भी ज़रूरत नहीं है। भगवान की कृपा से मेरी दूसरी बहन भी अच्छे परिवार में चली गई थी। अब सिर्फ मैं बची थी। घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे, क्योंकि पापा की दवाइयों का खर्चा, घर का खर्चा, ये सब करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं अभी भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। मेरी पढ़ाई काफ़ी हद तक कंप्लीट होने वाली थी, इसलिए अब मैंने अपने पैसे अपनी पढ़ाई में ना लगाकर अपने घर में देने शुरू कर दिए थे। पापा को इस बात का एहसास होने लगा था कि उनकी बेटी को उनकी कितनी परवाह है, जबकि पिता घर में बीमार पड़ा हुआ है, काम पर भी नहीं जा रहा। घर के हालात खराब हो गए। इस बात के बेटे को कोई भी परवाह नहीं है, वो तो अपनी जिंदगी में अभी भी मगन है। धीरे धीरे मम्मी को भी ये बात रियलाइज होने लगी थी कि भैया किसी काम के नहीं है। पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी, इसलिए उनको इलाज की ज़रूरत थी। पापा की दवाइयों का खर्चा बहुत था। मेरी ट्यूशन की सैलरी में या तो घर का खर्चा चल सकता था या फिर पापा का इलाज हो सकता था। अभी भी मम्मी पापा भैया को बहुत समझाते थे कि तुम कोई नौकरी कर लो, ज़्यादा पैसे नहीं, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, वो भी हमारे लिए बहुत होंगे। मगर भैया के मुंह से अभी भी वही बात निकलती थी कि मुझसे मेहनत का काम नहीं होगा। मुझे किसी ऐसी नौकरी की ज़रूरत है जहाँ पर मैं बैठा रहूँ और मुझे काम मिल जाया करे। पापा ने भैया की इस बात पर गुस्सा होकर कहा था, तो फिर तुम कहीं वॉचमैन की नौकरी क्यों नहीं कर लेते? वॉचमैन एक जगह बैठकर चारों तरफ निगरानी करता है और उसे इसी बात के पैसे मिलते हैं। मगर ये नौकरी तो भैया की शान के खिलाफ थी। वो ऐसी नौकरी कैसे कर सकते थे जिसमें उनकी रेपुटेशन खराब हो? भैया को अब इस बात का बुरा लगने लगा था कि मम्मी पापा भैया से ध्यान हटाकर मुझ पर ध्यान देने लगे थे। मेरी दोनों बहनें भी जब ससुराल से मायके आती थीं तो पापा मम्मी उन्हें भी प्यार करते थे, उन्हें अहमियत देने लगे थे। अब धीरे धीरे भैया को ऐसा लगने लगा था कि उनकी इस घर में इज्जत कम होती जा रही है, इसीलिए वो चिढ़ने लगे थे। मगर उन्होंने अपने आप को अभी भी नहीं बदला था। मेरी दोनों बहनें अच्छे परिवार में गई थी, इसलिए वो पापा का इलाज करवाने में मेरी पैसे से मदद कर दिया करती थी। मगर मैंने सोच लिया था कि आखिर वो लोग भी कब तक हमारी मदद करती रहेंगी। मैंने मम्मी से कहा था कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, वहाँ पर मुझे ट्यूशन से ज़्यादा सैलरी मिलेगी। वैसे भी हमें अब ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, घर चलाने के साथ साथ हमें पापा का इलाज भी करवाना है। उस दिन मम्मी मेरे गले से लगकर बहुत रोई थी और कहने लगी कि हमने हमेशा बेटा और बेटी में फ़र्क समझा, बेटी को कमज़ोर और बेटे को बहादुर समझा। मगर अब हमें पता चल गया है कि बेटियां भी अपने माँ बाप का सहारा बन सकती हैं। मेरी मम्मी ने हम तीनों बहनों से अपनी शर्मिंदगी जाहिर की थी, मगर वो हमारी माँ थी, इसलिए हमने उनको तसल्ली दिलाई थी कि आप लोग हमारे पेरेंट्स हैं, हमसे आप लोगों के लिए जितना हो सकेगा हम ज़रूर करेंगे। मेरी दोनों बहनें तो हफ्ते में एक बार घर का चक्कर लगा लिया करती थी, मगर मैं अपने पापा का बहुत ख्याल रखती थी। मैंने एक कंपनी में जॉब करनी शुरू कर दी थी। मेरी काबिलियत देखते हुए मुझे अच्छी जॉब मिल गई थी। मुझे ये जॉब इसलिए मिली थी क्योंकि मैं पढ़ी लिखी समझदार थी। मेरे पेरेंट्स अगर मुझे नहीं पढ़ाते तो शायद आज घर के हालात सुधरने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाते। मेरे जॉब करने से घर में बहुत सुकून छाया हुआ था। मुझे जॉब करते देखकर भैया बेफिक्र हो गए थे, क्योंकि भैया को भी अपने खर्चे के लिए पैसे मिलने लगे थे और उन्होंने सोच लिया था कि मम्मी पापा भी अब उनसे जॉब के लिए नहीं कहेंगे। भैया मेरी बहुत तारीफ़ करते थे, कहते थे कि तुमने जॉब करके बहुत अच्छा काम किया। भैया को ये शर्म नहीं आती थी, जबकि वो खुद जवान है और ऐसे कड़े समय में उन्हें घर के हालात संभालने चाहिए। बल्कि वो इस बात पर खुश हो रहे थे कि अब घर के हालात उनकी बहन संभाल रही है और साथ साथ उन्हें भी पैसे मिला करेंगे। उनके भी किसी शौक में कमी नहीं आएगी। मैं पापा का इलाज करवाकर उन्हें ठीक करवाना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं हो सका। पापा की तबीयत दिन ब दिन इतनी बिगड़ गई कि एक दिन पापा हमें इस दुनिया से छोड़कर चले गए। हम सब लोग पापा की मौत पर बहुत रोए थे। इस बात का दुख तो मेरे भैया को भी बहुत था, मगर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके पिता उनसे क्या एक्सपेक्ट करते थे। घर की अब सारी जिम्मेदारी अकेले मेरे कंधों पर आ गई थी। घर की छोटी से लेकर बड़ी चीज़ का ख्याल मुझे रखना होता था। भैया तो मेरे पैसों पर ऐश कर रहे थे, वो मेरे बड़े भाई थे, इसलिए मैंने उन्हें कभी भी किसी काम से नहीं रोका था। वो जैसा चाहे वैसा करते थे। मेरी कमाई वो गलत जगह पर उड़ाते थे। वो स्मोकिंग भी करते थे और गलत लड़कों के साथ भी उनका उठना बैठना था। लेकिन मैं कितनी मेहनत करती थी ये बात वो नहीं जानते थे। हाँ, मगर ये बात मेरी मम्मी को समझ आ गई थी कि उनकी बेटी कितनी मेहनती है। इसी बीच मेरा रिश्ता आ गया।
ये लड़का मेरा कलीग रह चुका था और मुझे पसंद भी करता था, इसलिए इसने मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर अपनी माँ को भेज दिया था। मैं शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि इस घर में मेरी माँ रहती थी। पापा के मरने के बाद मम्मी की भी तबीयत खराब रहने लगी थी, वो अकेली हो चुकी थी। मैं मम्मी की तरफ से भी बहुत परेशान थी। भैया तो सारा सारा दिन घर से गायब रहते थे। मैंने मम्मी से कहा था कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मगर मम्मी ने मेरे कलीग का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया था और कहा था कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है अब नौकरी करने की। वैसे भी इस घर में अब मैं ही तो बचूंगी। तुम्हारे भाई पर जब जिम्मेदारी आएगी तो वो खुद घर का खर्च और अपना खर्च चलाने के लिए नौकरी का कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर करेगा, लेकिन जब तक तुम हो उसे तुमसे आराम है, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मम्मी ने लड़के वालों को शादी के लिए हाँ कर दी थी और शादी जल्द से जल्द करने को कहा था। लड़के वाले भी मान गए थे। मेरी मम्मी ने कहा था कि मेरे पास थोड़ा सा जेवर रखा हुआ है, मैं अपना वो जेवर बेच दूंगी और तुम्हारी शादी कर दूंगी। तुम्हारे भाई को तो किसी जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है। जब ये बात भैया को पता चली कि मेरा रिश्ता तय हो गया और मैं इस घर से चली गई तो इस घर में पैसे कहाँ से आएंगे। भैया को ये बात सुनकर एक जोरदार झटका लगा था, इसलिए उन्होंने मम्मी को अपनी बातों में लेने की कोशिश की। उन्होंने मम्मी से कहा कि मम्मी, आपने ये क्या कर दिया? आपको प्रियंका की शादी की इतनी जल्दबाजी क्यों है? मम्मी कहने लगी, क्यों, तुम्हें डर है क्या? बहन की शादी हो गई तो तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? भैया कहने लगे कि नहीं नहीं, मुझे आपकी फिक्र है, मैं तो बस ज़्यादातर बाहर रहता हूँ, घर में आपका ख्याल कौन रखेगा? मम्मी ने कहा कि प्रियंका भी तो घर से बाहर निकलकर नौकरी करती है, मैं तो अभी भी घर में अकेली ही रहती हूँ, ये ससुराल चली जाएगी तो तब भी रह लूँगी। भैया कहने लगे कि मम्मी, आपको मेरी बहन की शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इसकी शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ। अभी हम लोगों के फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है, ऐसे हालात में हम लोग इसकी शादी कैसे कर सकते हैं? मम्मी ने कहा कि इसकी शादी करने की जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। मम्मी ने अपनी बातों से भैया की एक नहीं चलने दी और फिर भैया खामोश हो गए। भैया चाहते थे कि मेरी शादी ना हो, मगर मम्मी ने उनको इस काम में कामयाब ही नहीं होने दिया। मेरी शादी मेरे कलीग के साथ हो गई थी और मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी। मुझे अपनी मम्मी को और अपने घर को छोड़ने का बहुत अफसोस था। भैया की मैं ज़्यादा परवाह नहीं करती थी क्योंकि भैया तो शुरू से ही अपने मनमौजी थे। मुझे ससुराल में आने के बाद अपनी मम्मी की बहुत फिक्र लगी रहती थी। ससुराल आई तो मैंने देखा कि मेरे ससुराल का माहौल बहुत अलग था। मेरी सास मुझे छोटी छोटी बातों पर बहुत रोकती टोकती थी। शादी के बाद इस घर में मेरा एक दिन भी सुकून से नहीं गुजरा था। मेरी सास ने घर का सारा काम मुझ पर डाल दिया था, फिर भी वो मेरे कामों में नुक्स निकाला करती थी। मेरा पति था जो अपनी माँ के कहने में रहता था। ना जाने क्यों मेरी सास मुझे इस घर की बहू बनाकर लाई थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनका बेटा मुझ पर लट्टू हो गया। वो हमेशा मुझे मेरे पति से दूर करने की कोशिश करती थी। मेरा पति मुझसे प्यार तो करता था, मगर वो अपनी माँ की बातों में उलझा रहता था। वो अपनी माँ से बहुत डरता था। एक दिन तो मेरी सास ने हद ही कर दी थी। मैं घर के काम कर रही थी। मेरी सास इस समय किचन से बाहर निकल कर आई थी और उन्होंने कहा कि मैं पड़ोस वाले घर में जा रही हूँ। उस समय घर में कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। सारे काम से फ्री होने के बाद मैं जब अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटी तो अचानक मुझे गैस की स्मेल आने लगी। जैसे ही मैं किचन में गई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि चूल्हे का स्विच ऑन था और गैस लीक हो रही थी। मैंने जल्दी से गैस ऑफ की और मेरी जान में जान आई थी। मुझे इस बात का आइडिया हो गया था कि मेरी सास मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। मेरी सास ऐसा इसीलिए कर रही थी ताकि वो अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी के मुताबिक करवा सके। मेरा पति मेरा कलीग रह चुका था, वो मुझे पहले से ही पसंद करता था। जब उसकी माँ ने उससे रिश्ते की बात की तो उसने अपनी पसंद जाहिर कर दी और मेरे घर रिश्ता ले जाने की जिद की। अपने बेटे की खुशी की खातिर मेरी सास हमारे घर रिश्ता लेकर तो आ गई थी, मगर वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटे की शादी मेरे साथ हो, क्योंकि मेरे घर के हालात बहुत ख़राब थे। वो चाहती थी कि उनके बेटे की शादी किसी अमीर परिवार में हो, बहू ढेर सारा दहेज लेकर आए। मगर मेरी माँ ने तो मुझे थोड़े से कपड़ों में ही विदा कर दिया था और शादी के बाद वो मुझसे इस बात का बदला निकाल रही थी। वो मुझे मेरे पति से दूर करके अपने प्लान में कामयाब होना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं उनकी हरकतों से तंग आकर खुद ही इस घर को छोड़कर चली जाऊं, मगर मैं इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती थी? वो इंसान मेरा पति था। मेरी सास ने इसीलिए मुझे मारने की कोशिश की कि मेरा पत्ता साफ हो जाए
और वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने बेटे की शादी करवा सके। मैं अपनी सास की इन हरकतों से बहुत तंग आ गई थी। अब तो उन्होंने मेरे पति को भड़काकर मेरे पति को मेरे खिलाफ कर दिया था। वो मुझसे बहुत लड़ने लगा था। मैं इन रोज रोज के हंगामों से बहुत तंग आ गई थी। मेरी सास मुझे मेरे मायके भी जाने नहीं देती थी। कुछ दिन गुजरे थे कि मुझे पता चला कि मेरी मम्मी बहुत बीमार है। मैं जब अपनी मम्मी से मिलने गई तो उनकी कंडीशन देखकर बहुत रोई थी। भैया मम्मी की कंडीशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। ना ही उन्होंने उनका इलाज करवाया था और ना ही वो घर में पैसे दिया करते थे। सुना था कि अब भैया लोगों से कर्ज ले लेकर अपना गुजारा करते हैं और जितने भी लोग उनको पैसे देते हैं वो हर दूसरे तीसरे दिन घर आकर हंगामा काटते हैं। मेरी मम्मी ऐसे लोगों से भी तंग आ गई थी और अब उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अपनी मम्मी की हालत देखकर मैं उस दिन बहुत रोई थी। मैं अपनी मम्मी की सेवा करना चाहती थी, मगर मेरी सास ने मुझे घर बुला लिया था। उन्होंने मुझे मेरे मायके ज़्यादा रुकने ही नहीं दिया। मैं अपनी ससुराल आ गई थी। मेरा पति मुझसे छोटी छोटी बात पर लड़ता था। सास ने भी मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ था। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। फिर मैंने सोचा कि आखिर मैं कब तक इन लोगों के अत्याचार सहती रहूंगी। अगर मेरी सास चाहती है कि उनके बेटे की शादी किसी और लड़की से हो जाए तो फिर वो अपने बेटे की शादी किसी और लड़की के साथ ही कर दें, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं थी जो अत्याचार सहती रहे और खामोश रहे। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी और एक दिन मैंने ऐसा ही किया था। मेरे पति ने इमोशनल होकर मुझे रोकने की कोशिश भी की थी, मगर मेरी सास ने मेरे पति को समझा दिया था। उन्होंने मेरे पति के दिमाग में कुछ ऐसी बातें डाल दी थी कि मेरे पति का ध्यान मुझसे हटकर अपनी माँ की बातों पर आ गया था। इसलिए उसने दोबारा मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसने मुझे डिवोर्स दे दी थी और फिर मैं अपने मायके वापस आ गई। अपने घरेलू हालात देखकर मैंने दोबारा से अपनी पुरानी वाली नौकरी करना शुरू कर दी थी। भैया को जब ये बात पता चली कि मैं घर आ गई हूँ और मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया तो वो इस बात से बहुत खुश हुए थे। उन्हें लगता था कि अब उनका सारा कर्जा भी मैं माफ़ कर दूंगी और अब उनको भी घर बैठे पैसे मिलने लगेंगे जिससे वो आराम से अय्याशी कर सके। भैया की खुशी के तो ठिकाने ही नहीं थे। मैंने दोबारा से जॉब करना शुरू कर दिया था। मैं मम्मी का इलाज भी करवा रही थी और घरेलू स्थिति भी धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश कर रही थी। मगर जिन लोगों को भैया ने पैसे दिए थे अब वो मुझसे पैसे मांगने लगे थे। इसलिए अपनी और मम्मी की इज्जत की खातिर मैंने धीरे धीरे उन लोगों को भी उनके पैसे वापस लौटा दिए थे। इस काम में थोड़ा वक्त तो लगा था, मगर घर के दरवाजे बजना बंद हो गए थे। मेरे आने से मम्मी को भी कुछ सुकून हो गया था, लेकिन मम्मी इस बात से बहुत अफसोस में थी कि उनकी बेटी का घर खराब हो गया, जबकि दोनों बेटियां अपनी अपनी ससुराल में सुखी रह रही हैं। फिर प्रियंका के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? एक मेरा ही भाग्य ऐसा था जहां मेरा एक पल भी सुकून से नहीं गुजरा था। अब हर किसी का भाग्य तो एक जैसा नहीं होता। मैं यही सोचकर सब्र कर लिया करती थी, मगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी भैया नहीं सुधर रहे थे। उनकी अय्याशियों में कोई कमी नहीं थी और फिर एक दिन मम्मी भी मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गईं, क्योंकि वो दिल की मरीज बन गई थी और हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को अपने दिल पर लिया करती थी। धीरे धीरे मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया था। अपने घर का गुजारा करने के लिए मैं अभी भी जॉब पर जा रही थी। एक दिन शाम का टाइम था जब घर का दरवाज़ा बजा। मैं दरवाज़ा खोलने गई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि भैया के साथ एक लड़की मौजूद थी और उन दोनों ने अपने अपने गले में वरमाला पहनी हुई थी। भैया ने उस लड़की को घर के अंदर आने को कहा। पीछे पीछे एक बड़ी सी गाड़ी भी आ रही थी। भैया ने उस गाड़ी में से सामान उतरवाया था। ये नया फर्नीचर था जो एक लड़की को दहेज में दिया जाता है और थोड़ा बहुत सामान था और इस लड़की के कपड़े वगैरह थे। मैं भैया को चौंक कर देख रही थी। मैंने भैया से कहा, भैया ये कौन है और ये सब क्या हो रहा है? तो भैया ने बताया कि इस लड़की की शादी मेरे साथ हो गई है। मैंने भैया से कहा कि आपने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? आप खुद तो कुछ करते नहीं हो, इस लड़की की जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? भैया कहने लगे कि तुम नहीं जानती मैंने इस लड़की पर कितना बड़ा एहसान किया। भैया ने बताया कि इस लड़की की शादी जिस लड़के के साथ होने वाली थी, बारात के टाइम पर वो लोग दहेज में 50 लाख रुपए की डिमांड करने लगे, मगर इसके घर वाले गरीब थे। उन्होंने तो मामूली से दहेज का बंदोबस्त किया हुआ था। जब लड़के वालों की डिमांड सुनी तो वो लोग उसे पूरा न कर सके। बारात वापस चली गई। इस लड़की की और इसके घर वालों की बहुत बेइज्जती हो रही थी। इसके घर वाले बहुत रो रहे थे और परेशान थे और कह रहे थे कि अब हमारी बेटी से शादी कौन करेगा।
फिर मैंने उन लोगों को दिलासा दिया और कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने इस लड़की से शादी करके इसे सहारा दे दिया और इसके घर वालों की बेइज्जती होने से बचा ली। इसके घर वाले जो दहेज उन लोगों को दे रहे थे, अब इससे शादी होने पर उन्होंने वो दहेज मुझे दे दिया। वैसे भी हमारे घर में अब कुछ बचा नहीं है। वैसे भी मेरी शादी की उम्र हो गई है, एक न एक दिन मेरी शादी होनी ही थी। मैंने सोचा कि मैं इसी लड़की से शादी कर लेता हूँ। लड़की खूबसूरत भी है और दहेज में भी सामान मिल रहा है। लगे हाथों मेरा ही फायदा हो गया। भैया ने इस लड़की से शादी करके तो ठीक किया था, मगर मेरे भैया सच में बहुत लालची और खुदगर्ज इंसान थे। लेकिन मैं इस बात से डर रही थी कि यहाँ तो अपने खाने के लाले पड़े हुए थे। भैया इस लड़की को भी यहाँ ले आए थे और भैया से जिम्मेदारियां निभानी आती ही नहीं थी, तो फिर वो इस लड़की की जिम्मेदारी कैसे निभा सकते थे। ये लड़की बहुत खूबसूरत थी और सीधी सादी लग रही थी। दुल्हन बनी हुई ये बहुत प्यारी लग रही थी। अब ये जैसी भी थी मेरी भाभी बन चुकी थी। मेरे भैया ने इससे शादी कर ली थी। मैंने इसे घर में आने के लिए कहा था, इसे खाना खिलाया, इसका ख्याल रखा। इस लड़की ने बताया था कि ये पढ़ी लिखी है। मेरी जगह अब ये लड़की घर के सारे काम करती थी। मेरे साथ भी बहुत अच्छे से बिहेव करती थी। मुझे ये लड़की बहुत समझदार लगती थी। मैं इसकी किस्मत पर अफसोस करती थी कि बेचारी के भाग्य में मेरे भाई जैसा हरामखोर इंसान आया है, जिसने इसके साथ शादी भी अपनी अय्याशी और लालच को पूरा करने के लिए की है। मैं इसके सामने हर रोज जॉब पर जाती थी। मैंने देखा था कि ये भैया से लड़ाई लड़ा करती थी। कहती थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपकी जवान बहन जॉब करने के लिए जाती है और आप इस तरह घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। आपको अपनी बहन की इज्जत का ख्याल होना चाहिए। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैंने देखा था कि वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी। सच में मेरी भाभी बहुत अच्छी थी। भैया जैसे इंसान उसको डिजर्व नहीं करते थे, मगर फिर भी वो उनकी जिंदगी में आ गई थी। भैया को तो उसका एहसान मानना चाहिए था। कुछ दिन ही गुजरे तो मैंने देखा था कि भाभी ने मुझसे कहा था कि मुझे भी नौकरी मिल गई है, अब मैं भी तुम्हारे साथ साथ इस घर का खर्च चलाया करूंगी। मैंने कहा, भाभी आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है, मैं हूं ना। तो भाभी कहने लगी कि नहीं, तुम आखिर कब तक ऐसे जॉब करती रहोगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी ससुराल वालों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे तुम्हारे भाई ने सब कुछ बता दिया, मगर तुम्हारी दूसरी शादी भी तो होनी है ना। मैंने कहा, भाभी मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ। भाभी कहने लगी कि नहीं, अकेला इंसान कभी अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। तुम हम लोगों की फिक्र मत करो, मैं नौकरी करूंगी और इस घर को चलाऊंगी। मैंने कहा था कि भाभी काश भैया हम लोगों के हालात समझने की कोशिश करते। भाभी कहने लगी कि मैं तो खुद उन्हें बहुत समझाती हूँ, मगर उन्हें तो अपने अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। भाभी ने एक होटल में वेटरेस की नौकरी करना शुरू कर दी थी। वो कौन से होटल में जाती थी ये बात तो मैं नहीं जानती थी, मगर मैंने देखा था कि जिस दिन से भाभी नौकरी पर जाने लगी हैं, उनका मूड बड़ा ही खराब हो गया। वो बहुत चिड़चिड़ी सी रहने लगी हैं। ऐसा क्यों था ये तो मैं नहीं जानती थी। उनकी भैया से लड़ाई भी बहुत होती थी, क्योंकि 15 दिन नौकरी करने के बाद भाभी ने भैया से कहा था कि मैं वहाँ नौकरी नहीं करना चाहती, तो भैया ने उन्हें ज़बरदस्ती नौकरी पर जाने के लिए कहा। एक दिन मैं उन दोनों का झगड़ा कान लगाकर सुन रही थी। जब भाभी ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैं इस नौकरी पर जाने लगी, तो भैया कहने लगे कि आखिर तुम्हें परेशानी क्या है इस नौकरी को करते हुए? तुम अच्छे खासे पैसे लेकर आ रही हो, वहाँ तुम्हें रोज के पैसे मिलते हैं, वेटरेस को तो लोग टिप्स भी देकर जाते हैं, और तुम्हारे पास कितने पैसे रहने लगे हैं। तो भाभी कहने लगी, हाँ मगर वो मेरे सारे पैसे आप ले लेते हो और आप उनका कोई हिसाब भी नहीं देते। आपको नहीं पता कि इस घर में मैं और आपकी बहन कमाई करके किस तरह से गुजारा करते हैं। घर चलाने के लिए 10 तरह के खर्च होते हैं। आपको तो किसी बात की परवाह ही नहीं है। मैं आपसे अगर इस नौकरी को छोड़ने की बात कर रही हूँ तो मेरी इसमें कोई मजबूरी ही होगी। भैया कहने लगे कि मुझे तुम्हारी मजबूरी के बारे में कुछ नहीं पता, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस नौकरी को नहीं छोड़ोगी, और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। इस तरह तुम पर दाग लग जाएगा। लोग कहेंगे कि एक बार इसकी बारात उठ गई और दूसरी बार इसके पति ने डिवोर्स दे दिया। खोट इस लड़की में ही है। भैया की बात सुनकर भाभी का सर झुक गया था, और फिर भाभी के पास भैया की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। भाभी को होटल में वेट्रेस की नौकरी करते हुए 2 महीने हो गए थे, मगर मैंने भाभी के बिहेवियर में बहुत चेंजेस देखे थे। भाभी अब बिल्कुल खामोश रहती थी, मुझसे भी कोई बात नहीं करती थी।
वो काफ़ी सारे पैसे लेकर आती थीं जो भैया उनसे ले लिया करते थे। भैया को पैसों का लालच था, तभी तो भाभी को नौकरी पर भेज रहे थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने भैया जैसा घटिया इंसान कहीं नहीं देखा था, जिसने कभी अपने माँ बाप की भी फिक्र नहीं की, अपनी जवान बहनों की भी फिक्र नहीं की, और अब उसे अपनी पत्नी की भी कोई फिक्र नहीं थी। उसने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा था। मैं भाभी की इस कंडीशन के बारे में जानना चाहती थी। मैंने भाभी से पूछने की बहुत कोशिश की कि आखिर क्या बात है, आप इतना परेशान रहती हो, मगर भाभी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उनका बिहेवियर तो जैसे बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया था। एक दिन हमारे कंपनी के स्टाफ को मीटिंग करने के लिए एक बड़े से होटल में जाना था। वहाँ पर हमारे बॉस और हमारा पूरा स्टाफ चला गया था। हमारी मीटिंग होने में अभी आधा घंटा था। मैं होटल में इधर उधर टहल रही थी, देख रही थी कि होटल कितना खूबसूरत है। इस होटल में मैं पहली बार आई थी। ये शहर की फेमस होटल्स में से एक था। तभी अचानक मेरी नज़र मेरी भाभी पर गई। भाभी वेट्रेस की ड्रेस में थी। भाभी किसी अमीर इंसान को ड्रिंक सर्व कर रही थी, जब अचानक उसने भाभी का हाथ पकड़ लिया। न जाने उसने भाभी से ऐसा क्या कहा कि भाभी बहुत परेशान हो गई थी। वो आदमी वहां से उठकर चला गया था और भाभी थोड़ी देर के बाद उसके पीछे पीछे जाने लगी। मैं भाभी का पीछा करते हुए उनके पीछे पीछे चली गई। मैंने ये बात जाहिर नहीं होने दी कि मैं आज इस होटल में आई हुई हूँ जहाँ पर मेरी भाभी नौकरी करती हैं। मैंने देखा कि ये होटल के वो रूम्स थे जहाँ पर लोग स्टे करने के लिए आते थे। वो अमीर आदमी तो कमरे के अंदर पहले ही जा चुका था। भाभी भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई, जबकि मैं ये सब दूर से देख रही थी। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि भाभी कमरे के अंदर क्यों गई हैं। मैं कमरे के दरवाजे के पास गई। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हो गया था, मगर मुझे कमरे के बाहर भाभी की चीखें सुनाई दे रही थी। भाभी की चीख इतनी तेज थी कि उनकी चीखों की आवाज़ दरवाजे से पार होकर मुझे आ रही थी। भाभी उस आदमी के सामने रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, मगर उस आदमी ने मेरी भाभी को नहीं बख्शा था। ये सब देखकर मेरा पूरा शरीर कांप उठा था। अब मैं सोच रही थी कि यही वजह है कि भाभी इस नौकरी को छोड़ने के लिए भैया से क्यों लड़ाई करती थी और क्यों उनका बिहेवियर ऐसा हो गया है। मुझे अपनी भाभी पर बहुत तरस आया था और मैं सोच रही थी कि मेरे भैया सच में बहुत घटिया इंसान है, जिसे अपनी पत्नी की तकलीफ का कोई अंदाज़ा ही नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब भाभी को ये सब बर्दाश्त करने नहीं दूंगी। उस दिन तो मीटिंग होने के बाद मैं घर आ गई थी और मैंने भाभी को ये जाहिर नहीं होने दिया था कि आज मैं अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए देख चुकी हूँ। भाभी के साथ ऐसा सिर्फ उसी दिन नहीं हुआ था, बल्कि हर दिन भाभी के साथ ऐसा ही होता था। तभी तो उस होटल के अमीर लोग जो भाभी के साथ कमरे में वक्त गुजारते थे, वो भाभी को उनकी कीमत दे दिया करते थे। और वो पैसे लेकर जब भाभी घर आती थी तो भैया उनसे ये भी नहीं पूछते थे कि ये पैसे तुम्हें किसने दिए और क्यों दिए। बस भैया उनसे पैसे लेकर अपनी अय्याशियां करने लगते थे। मुझे अब भाभी की हालत देखकर बहुत तरस आने लगा था। मैंने सोच लिया था कि भैया ने हम सब लोगों को बहुत तंग कर लिया। अब भैया की एक नहीं चलेगी। इसलिए मैं भैया को दिखाना चाहती थी कि वो अपनी पत्नी के साथ कितना गलत कर रहे हैं। मैंने सोच लिया था कि भैया को अपनी गलती का एहसास होता है तो ठीक है, और अगर उन्हें उनकी गलती का एहसास नहीं हुआ तो मैं भाभी के साथ यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, क्योंकि हम दोनों ही अपनी अपनी किस्मत की मारी थी। हम दोनों अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। भाभी से जब मेरा सामना हुआ तो उन्होंने मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। बस वो मुझसे इतना ज़रूर कह रही थी कि प्रियंका, तुम्हें नौकरी करते हुए बहुत समय हो गया। तुम सब लोगों के बारे में कितना सोचती हो। तुम बहुत अच्छी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम नौकरी करना छोड़ दो। मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए तुम्हें इस घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। मैंने भाभी से कहा था कि नहीं भाभी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। भाभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ सकी थी। अगले दिन जब भाभी नौकरी पर गई और रात का समय हुआ तो मैं भैया को अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने भैया से कहा था कि आपको मेरे साथ चलना होगा। भैया मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे, मगर मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से अपने साथ चलने के लिए कहा था और मैं भैया को लेकर होटल आ गई थी। वहां आने के बाद जो सब कुछ मैंने देखा था वही सब मैंने भैया को दिखाया था कि देखिए आपकी पत्नी के साथ यहाँ पर क्या होता है। कभी आपने ये बात सोचने की कोशिश की है कि आपकी बहन और आपकी पत्नी कितनी मुश्किलों का सामना करने के बाद नौकरियां करती हैं। एक औरत के लिए नौकरी करना कोई आसान काम नहीं होता। उसे घर से निकलकर कोई भी काम करने के लिए कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपकी वजह से भाभी यहाँ पर ना जाने कितने मर्दों की हवस का शिकार होती हैं। ऐसा सिर्फ आपकी वजह से है। अगर आप घर की जिम्मेदारियां उठाना सीख जाते तो शायद आज ये दिन नहीं आता।
मुझे नहीं पता था कि भैया को इतनी जल्दी रियलाइज़ हो जाएगा कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कितना गलत किया। उनकी पत्नी कितनी मुश्किलों से गुजरकर ये नौकरी कर रही थी। भैया ने जब देखा कि भाभी अमीर आदमी के पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई और बाहर से उनकी चीखों की आवाज़ आ रही है, तो भैया की गैरत जाग उठी थी और उन्होंने इस समय दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। जब दरवाज़ा खुला तो भैया ने उस आदमी पर हाथ उठाया। होटल में एक अजीब सा हंगामा मच गया था। वहाँ के गार्ड्स ने भैया को धक्के मारकर निकालने की कोशिश की। मैं भैया को बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर ले आई थी और भाभी भी मेरे साथ साथ घर आ गई थी। तब भैया को रियलाइज़ हुआ कि भाभी कितनी बड़ी मुसीबत से गुजर रही थी और भैया की गैरत जाग उठी थी। भैया उस दिन बहुत रोए थे और उन्होंने हम दोनों से माफ़ी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि बचपन से लेकर अब तक मैंने अपने माता पिता के प्यार का भी गलत फ़ायदा उठाया और कभी ये नहीं सोचा कि मेरी जवान बहन जिसने अपने बड़े भाई और इस पूरे घर की जिम्मेदारी को संभाल लिया, मैंने उसके बारे में भी नहीं सोचा। और अब मेरी पत्नी जो दूसरे मर्दों की हवस का निशाना बन रही है, मैंने उसकी तकलीफ को भी समझने की कोशिश नहीं की। भैया ने भाभी से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी। वो भाभी के सामने बहुत रोए थे। उन्होंने कहा था कि मेरी गलती इतनी बड़ी है जिसकी शायद मेरे लिए माफ़ी भी नहीं होगी, मगर फिर भी हम दोनों ने भैया को माफ़ कर दिया था क्योंकि भैया को उनकी गलती का एहसास हो गया था। भैया ने कहा था कि अब तुम दोनों में से किसी को भी नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद नौकरी किया करूँगा। भैया ने अगले दिन से ही सब कुछ ठीक कर दिया था। भैया ने कुछ लोगों से नौकरी की बात की तो भैया को एक ज्वेलरी शॉप पर नौकरी मिल गई थी जहाँ पर भैया को कस्टमर हैंडल करने थे। भैया की गैरत जागने से इतना फ़ायदा हुआ था कि भैया ने अब मन लगाकर काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर भैया के पैसे तो थोड़े कम थे, मगर भैया मेहनत के साथ काम किया करते थे। उन्होंने हम दोनों को घर से बाहर निकलकर नौकरी करने को मना कर दिया था और कहा था कि अब तुम लोग घर में रहो और मैं तुम लोगों का ख्याल रखा करूँगा। लेकिन फिर भी भाभी और मैंने भैया का हाथ बटाने के लिए घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। भाभी घर के काम करती थी और मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो गया। भैया भी ठीक हो गए थे और हम लोग भैया के ऐसे बदलाव पर जितने हैरान थे उतने ही खुश भी थे। इंसान को वक्त पर अगर अपनी गलती का एहसास हो जाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरी भाभी के साथ तो कई बार गलत हो चुका था। फिलहाल हम उस बात को वक्त के साथ साथ भूल गए और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। कुछ समय गुजरा तो मेरे लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता आ गया था। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, मगर भैया ने इस बार मेरी शादी अपनी मेहनत की कमाई से खूब धूमधाम से करवाई थी। भैया ने कहा था कि मेरी जिस बहन ने सारी जिंदगी इतनी मेहनत की है, मैं उसकी शादी इस बार धूमधाम से करूंगा और एक अच्छे लड़के के साथ करूंगा ताकि मेरी बहन को ससुराल में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बार मेरी शादी एक अच्छे परिवार में हुई है और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। उधर मेरे भैया भी मेरी भाभी का बहुत ख्याल रखते हैं और ईमानदारी और मेहनत से नौकरी करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।